अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। जी खुशबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समरीन। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि ख़वातीन में सबसे आम हार्मोनल डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है। आम ज़बान में अक्सर आपने ख़वातीन को सुना होगा कि वो कहती हैं कि उनको पीसीओएस है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि काफ़ी ख़वातीन चेहरे पर बाल की शिकायत करती हैं, पीरियड्स कभी-कभी सही से नहीं आते, कभी-कभी वज़न में कमी या ज़्यादती होती है और काफ़ी मज़ीद अलामात हैं जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि शायद उनको पीसीओएस है। अब पीसीओएस क्या है, उसके हवाले से मज़ीद जानकारी के लिए हमें आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर समरीन जमाल जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करती हैं और एक बहुत ही अमेजिंग सा इंस्टाग्राम पे ब्लॉग भी चलाती हैं जिसका नाम है डॉक्टर समरीन लाइफस्टाइल, जिसमें वो ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अगेन डॉक्टर समरीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का, और आई एम रियली ग्लैड कि हम इस बारे में बात कर सक रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर समरीन कि आप हमारे लिसनर्स को बताएँ कि पीसीओएस ये क्या है? और इसके क्या अलामात हैं और ये क्या इसकी जो है समस्या है? ओके, तो पीसीओएस जो है वो बहुत ही कॉमन एक डिसऑर्डर है जो कि हमारी स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी में, या आप कह लें वुमेन ऑफ कलर ब्राउन स्किन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये बेसिकली एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारे अलामात या सिम्पटम्स का कलेक्शन जो होता है वो एक सिंड्रोम बनाता है। कोई एक सिम्पटम अगर होगा तो वो सिंड्रोम नहीं बनता है। सो दैट मीन्स के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए एक रॉटरडैम क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसके अंदर 3 मतलब उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। उसमें 3 में से अगर 2 क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो है वो डायग्नोसिस मिलता है। अब वो कौन से 3 क्राइटेरिया हैं? एक उसमें नंबर 1 तो है कि आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होते होंगे। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि साल में आपके 9 या 9 से कम पीरियड होंगे, तो वो आप उस क्राइटेरिया में पूरे उतरेंगे, ठीक है? यानी कि साल में 12 महीने होते हैं और आपको 9 और उससे कम पीरियड्स अगर पूरे साल में हो रहे हैं, तो वो इर्रेगुलर पीरियड्स के क्राइटेरिया में आता है। दूसरा, जब एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ आपके फेस पे यानी चिन पे, आपके चीक्स पे, इवन आपके चेस्ट के ऊपर अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। दूसरा, एक्नी प्रॉब्लम है। ये हाई मेल हार्मोन या हाई एंड्रोजन्स की वजह से हो रही है, ठीक है? तीसरा ये है कि आपके सिस्ट्स जो ओवरी में हैं, उन ओवरी में सिस्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा मिलीमीटर के साइज़ की हैं और मोर देन 25 के करीब आपकी एक ओवरी में सिस्ट है, जो कि अल्ट्रासाउंड के तहत हम डायग्नोस करते हैं। तो इन 3 में से अगर कोई भी 2 क्राइटेरिया पे आप पूरे उतर रहे हो, तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डायग्नोसिस के ऊपर पूरे उतर रहे हो। सो उसके अलावा जो उसकी अलामात हैं वो बहुत सारी हैं। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, जो रॉटरडैम क्राइटेरिया के हिसाब से हम आपको लेबल कर सकते हैं कि अब आपको पीसीओएस है, क्योंकि आपको ये 2 चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम है, खाली पॉलीसिस्टिक ओवरी ज़रूरी है आपकी अल्ट्रासाउंड में होना। अगर अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं आ रही है, लेकिन आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं और आपकी एक्नी और हिर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे ज़्यादा बाल होना मौजूद है, तो भी आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के डायग्नोसिस पे पूरे उतर रहे हो। नॉट नेसेसरिली कि आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर पीसीओ आया है, यानी कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी आई हैं। अगर नहीं भी आया है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमारी अल्ट्रासाउंड इज़ नॉर्मल, उसमें कोई ओवरी में सिस्ट्स नहीं है, तो व्हाई आर यू लेबलिंग अस एज़ पीसीओएस? तो हम उनको पीसीओएस फिर भी लेबल करेंगे, क्योंकि वो 2 और जो क्राइटेरिया हैं, तो उस पे पूरे उतर रहे हैं। तो पीसीओएस ज़रूरी नहीं है कि आपके वो सिस्ट हों ओवरीज़ में। और दूसरा ये है कि क्लिनिकल और हमारे एग्ज़ामिनेशन के ऊपर भी हम आराम से देखकर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए मैं आपका अल्ट्रासाउंड कराऊँ, अगर वो इतना एविडेंट है। तो ये मेरा ख़्याल है मैंने आपको डायग्नोसिस तो बता दी। अब मैं आपको अलामात यानी सिम्पटम्स बताती हूँ कि अगर ये
आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट हो या आपको ये है, तो आपको और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि साल में आपके 9 या 9 से कम पीरियड्स होंगे। ब्लीडिंग कुड बी वेरी स्कैंटी, यानी बहुत कम या बहुत ज्यादा हैवी, दोनों इसके अंदर चलते हैं। दूसरा ये है कि आपके पीरियड्स तो होंगे लेकिन आपकी ओव्यूलेशन जो है वो हर पीरियड में नहीं होगी। इट विल बी लाइक इरेगुलर पीरियड्स, इट विल बी इरेगुलर ओव्यूलेशन। तो उसकी वजह से इट विल बी डिफिकल्ट कि आप प्रेग्नेंट हो। मैं इनफर्टिलिटी का वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि पीसीओएस इनफर्टिलिटी नहीं कराता, डिफिकल्टी टू गेट प्रेग्नेंट कराता है। यानी कि प्रेगनेंसी में मुश्किल हो सकती है लेकिन इनफर्टिलिटी नहीं है। इट कैन बी मैनेजेबल, इट कैन बी ट्रीटेबल, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट हो जाता है बिकॉज वो एनओव्यूलेशन या इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रही होती है, उसकी वजह से। दूसरे, हेयर आपकी बॉडी पे एबनॉर्मल जगहों पे, यानी कि चिन पे, चीक पे, चेस्ट एरिया पे आपके बाल निकल आते हैं। एक्नी बहुत ज्यादा, जिसको हार्मोनल एक्नी हम बोलते हैं, वो भी अगेन अराउंड योर जॉ लाइन, आपके लिप्स के पेरीओरल एरिया में, लिप्स के अराउंड पे ज्यादा अगर है तो वो हार्मोनल एक्नी है, ठीक है। दूसरा, आपका बाल ज्यादा आते भी हैं और गिरते भी हैं, यानी हेयर लॉस भी होता है, और वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है जिसमें आपका क्राउन से पूरा जो है वो ज्यादा हेयर लॉस हो रहा होता है। और दूसरा ये है कि आपका वेट गेन, जो कि सबसे इसके अंदर एक यू कैन से कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एक इशू होता है, जो कि वेट गेन का होता है, ओबेसिटी का होता है। आपका बीएमआई बहुत हाई हो जाता है, आप वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेते हो। उसके अलावा आपका जो लोअर एब्डोमिनल यानी कि पेल्विक एरिया है, उसके अंदर एक बहुत ही वेक सा और डल सा पेन भी बहुत दफा फीमेल्स कंप्लेन करती हैं। सो दैट अगेन वो भी होता है। लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बाद में जाके हो जाते हैं, जो कि आपको डिप्रेशन दे सकते हैं आपको। उसकी वजह से आगे मैं आपको अगर ये बताऊं कि इसका जो, जब आप मेरे ख्याल आप क्वेश्चन पूछोगे कि कॉज क्या है, तो उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगी कि उस कॉज की वजह से आगे लेटर ऑन जो सिम्टम्स वो डेवलप करती है। तो मेरा ख्याल है वो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स हैं वो हम उस कॉज वाले क्वेश्चन में आंसर कर लेंगे। अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म सारे सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं, बट देयर आर सर्टेन लॉन्ग टर्म सिम्टम्स आल्सो और प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स आल्सो, जो कि हम कॉज वाले क्वेश्चन में आंसर कर लेंगे। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ अल्ट्रासाउंड हो। तो मेरा अब ये सवाल ये होगा कि चूँकि पीसीओएस कौन से एज ब्रैकेट की लड़कियों को ज़्यादा अफेक्ट करता है? इज़ इट जो लोग ने रिसेंटली प्यूबर्टी हिट की है, या थोड़ा सा लेटर ऑन इन एजेस आफ्टर प्रेगनेंसी? कोई ऐसा एज ब्रैकेट है, स्पेशली इन साउथ एशिया, ओके, व्हिच यू कैन से कि ये एज ब्रैकेट है व्हिच इज मोर लाइकली टू डेवलप पीसीओएस? ओके। बेसिकली पीसीओएस जो है ना, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का की डिजीज है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 13 as soon as you hit your menarche up to menopause, ठीक है। could be 50, 51, whatever the age of menopause is, but mostly पाकिस्तान के अंदर it's around 50। तो हम कह सकते हैं कि 13, 14 से लेके 50 years of age जो पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल या पीरियड है एक औरत का, उसमें किसी भी टाइम पे she can have PCOS, ठीक है। तो एक अर्ली मेनार्की जब होती है, उस टाइम पे भी बहुत सारी बच्चियां, उनके हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, उनके रेगुलर पीरियड्स हो रहे होते हैं, और वो समटाइम्स पीसीओएस की वजह से नहीं होते, वो क्योंकि दे आर गेटिंग इनटू मेनार्की और वो बिल्कुल नई नई अभी उस साइकिल में आ रही होती है, तो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। बट तो उस वजह से बहुत दफा ऐसा होता है कि मदर्स भी और बच्चियां भी इस चीज के लिए इतनी अवेयर नहीं होती हैं, तो वो डायग्नोस नहीं करवाती हैं। लेकिन कुछ खवातीन या कुछ मदर्स बहुत ज्यादा अगर विजिलेंट होती हैं, वो उसी टाइम बच्चियों को ले आती हैं, एंड वी गेट टू सी के उनको उस अर्ली एज में भी पीसीओएस डायग्नोस हुआ हुआ है, यानी अराउंड 13-14 में भी पीसीओएस डायग्नोस हुआ हुआ है। सो दे कैन हैव एट दैट टाइम एज वेल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उसको इग्नोर किया जाता है शादी तक। उसको ये कहा जाता है कि जी ये शादी नहीं हुई है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, शादी हो जाएगी, पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ के मिथ्स हैं, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो यंगर एज की लड़कियां हैं वो जाती नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट के पास और डायग्नोसिस नहीं कराती हैं। सो वो अंडर रिपोर्टिंग है। एक्चुअली वो होता है उनको पीसीएस, बट दे आर नॉट बीइंग डायग्नोस्ड। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास पेशेंट आती हैं, वो फर्टिलिटी इश्यूज की वजह से जब आके ट्रीटमेंट लेती हैं और हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह हम उनकी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं,
उसके ऊपर उनका जो है वो PCOS डायग्नोज होता है। बट एक्चुअली दैट्स बीन कैरीड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जब वो अनमैरिड भी थी और यंगर एज की भी थी, तब भी उनको PCOS था, बट वो डायग्नोज नहीं हुआ था। और अब चूंकि दे वांट टू कंसीव और उनको फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास आ रही हैं और अब वो डायग्नोज हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर एज में, यानी कि लेट 20s में या अर्ली 30s में इसका डायग्नोसिस ज्यादातर मोर देन 70% जो है वो हम डायग्नोज करते हैं, जस्ट बिकॉज वो आती हैं डॉक्टर के पास। उससे पहले वो डॉक्टर के पास आते ही नहीं है टू गेट इट डायग्नोज, बट इट इज देयर। So it can be in early 20s, it can be in your teenage as well, but it's not being diagnosed, so it is underreported. Most of the time जो age bracket report होता है वो होता है late 20s to early 30s when people struggle with fertility issues, और फिर वो आके डॉक्टर्स के पास उसको ट्रीटमेंट के लिए जब अपने चेकअप्स कराते हैं तो वो डायग्नोज होते हैं। उसके अलावा फिर पेरीमीनोपॉजल वुमेन, यानी कि जो 40s के अंदर आती हैं, अगेन उनको वो इरेगुलर साइकिल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उस टाइम पे भी ये समझती हैं कि ये मीनोपॉज की वजह से हमें ये इरेगुलर साइकिल के इश्यूज आ रहे हैं, एंड दे लीव इट एंड दे डोंट गेट इट डायग्नोज्ड। बट सम ऑफ द वुमेन जो कि थोड़ी सी अवेयर होती हैं या थोड़ी अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, वो अगर आके कराती हैं तो पता चला है कि मीनोपॉज के करीब यानी पेरीमीनोपॉज में वो खवातीन जो कि ऑलरेडी डायबिटिक हैं। This is a very strange एक connection जो probably I think we are going to discuss it later कि diabetes अगर खवातीन को है, और mostly आपको पता है कि diabetes जो है it's a disease of a middle aged age group, यानी 35 and above को ही mostly type 2 diabetes develop होता है। तो जो पेरीमीनोपॉजल women होती हैं जो कि 35 के above होती हैं या 40 के करीब आ रही होती हैं, तो उनको जब हम टेस्ट करते हैं और वो डायबिटिक भी हैं, तो उनको पता चलता है कि अब उनको रिसेंटली PCOS डेवलप हुआ है। तो वो डायबिटीज लिंक कर रहा है उनको PCOS डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से कि वो PCOS में कन्वर्ट हो गया है। So it can occur in any age bracket, like I'm telling you, from the teenage up to the menopause. किसी भी टाइम हिट कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कब आ रहा है डॉक्टर के पास और किस वजह से आ रहा है और वो क्यों और वो कब डायग्नोज हो रहा है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, अर्लियर एज में इरेगुलर पीरियड्स को वो मिनाकी की वजह से कर देते हैं कि जी ये अर्ली है, शादी नहीं हुई है, रेगुलर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और पेरीमीनोपॉजल वुमेन उसको समझती हैं कि मीनोपॉज के साइन एंड सिम्टम है, कोई जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में PCOS ही होता है। बिल्कुल। बट ज्यादातर हाँ, बस वही है कि वो मिडिल वाला जो टाइम है ना, जब वो फर्टिलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, उस टाइम पे वो ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, विगरसली अपने आप को ट्रीट करवाते हैं और उसमें हम ज्यादा डायग्नोज कर पाते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपने कहा था कि काफी दफा हमारी सोसाइटी में लोग जो है अनमैरिड लड़कियों को गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं ले जाते। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि लोग स्पेयर टेस्ट या स्पैक टेस्ट जिसे कहते हैं वो भी नहीं कराते, ये थिंकिंग कि हमारे फर्टिलिटी का इश्यू हो जाएगा। आपको वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छी। हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा थे, अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं, जैसे आपने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि अल्ट्रासाउंड इतना ज्यादा इन्वेसिव चीज नहीं है, एंड इसमें आपकी किसी किस्म के ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फर्टिलिटी पे या हाइमन पे। तो अगर आप थोड़ा सा हमें लिंक्ड टू द डायग्नोसिस, जैसे आपने कहा एक वो भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, बट हमारे यहाँ क्योंकि लोग इतना डरते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके कि इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन दिस के आई वुड डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर तो ये जो है प्रैक्टिस बिल्कुल कॉमन नहीं है, बट वेस्ट में, क्योंकि मैंने यूके से ट्रेनिंग और यूके का ही MRCOG किया हुआ है, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी में, तो वहाँ हमारे यहाँ एक मॉड्यूल है जिसके अंदर जो यंगर गर्ल्स होती हैं, स्पेशली जो टीन एज गर्ल्स होती हैं, जो 17, 16, 18 का जो एज ब्रैकेट है, उसके अंदर एक फर्स्ट गायनोकोलॉजिकल टेस्ट या फर्स्ट गायनोकोलॉजिकल विजिट बहुत जरूरी है, वहां पर जरूरी है, मतलब इट इज मैंडेटरी कि वो लड़कियां करवाती हैं अपना जाकर, और उनके यहाँ वो उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है बाय देयर NHS। यहाँ पर इस किस्म का या वेस्ट के हिसाब से यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि हम कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाए कि जो अनमैरिड लड़कियां जब इस ग्रुप में आए, जब उनको अपनी सेक्सुअलिटी का, अपनी रिप्रोडक्टिव उसका एहसास हो कि अब हम उस एज ब्रैकेट में आ गए हैं, और मदर्स को भी थोड़ा उस चीज के बारे में अवेयरनेस हो कि अब हमको अपनी बेटी को एक बार जस्ट टू गेट हर गायनोकोलॉजिकल चेकअप, जैसे हम मंथली रूटीनली ईयरली चेकअप्स कराते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल और अपने आयरन लेवल और विटामिन D लेवल एंड ऑल दैट स्टफ। सो गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर अ गर्ल इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और वो
उसके भी हार्मोनल चेकअप और अल्ट्रासाउंड बेस लाइन एक आपके पास होना चाहिए। देखिए कभी भी आगे जिंदगी में कोई डिजीज होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपके पास एक नॉर्मल बेस लाइन होती है ना टू रेफर बैक, तो डॉक्टर्स को बहुत आसानी हो जाती है कि ओके पहले नॉर्मल हालत में ये सब कुछ था और अब एबनॉर्मेलिटी में या डिजीज में इतना बढ़ गया है या इतना ये हो गया है। तो हमेशा एक बेस लाइन आपके पास एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, आपकी एक फाइल में रिपोर्ट्स होना। तो हमारे पास कभी बेस लाइन रिपोर्ट्स नहीं आती, हमारे पास हमेशा जब रिपोर्ट्स आती हैं जब उनको कोई डिजीज या कोई चीज होती है। अब हम उसको रेफर या कंपेयर नहीं कर सकते कि प्री डिजीज या प्री एबनॉर्मेलिटी उनकी क्या कंडीशन थी या क्या उनके हार्मोनल स्टेटस था या क्या उनका पेल्विक स्टेटस था, वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास कोई बेसलाइन गाइड नहीं है। और वो बेसलाइन गाइड जब ही होगी कि जब वो खवातीन या बच्चियां यंगर एज में आके अपना एक बेसलाइन टेस्ट करा के अपनी एक फाइल खुलवा लेंगी, ताकि आगे लाइफ में कभी कुछ हो तो डॉक्टर्स उसको कंपेयर कर सकें और उसके ऊपर दे कैन गो बैक टू इट, यू नो। वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी ओवर हियर। तो उसमें अल्ट्रासाउंड का जो आपने बात की बहुत ही अच्छी, और पैप्समेयर की बात की, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, बिकॉज वो इतना बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं कि एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है और एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है। तो जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर जो प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड का, वो सिर्फ आपकी एब्डोमेन यानी आपके स्टमक, आपकी पेट के ऊपर ही रखा जाता है, वो आपका कहीं इंटरनली नहीं मूव होता। और जो यंग बच्चियां हैं या अनमैरिड बच्चियां हैं उसके अंदर एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन ही होता है। वो पेल्विक के एरिया के ऊपर ही आपका स्कैन होगा, ऊपर आपके पेट के ऊपर ही, नीचे अंदर कहीं नहीं वो प्रोब जाता। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक अलग चीज है और वो यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स में या मैरिड वेमेन में किया जाता है, वो भी सर्टेन कंडीशंस में, हर कंडीशन में नहीं। तो वो इसके अंदर तो रेकमेंडेड नहीं है, तो इसलिए आप लोग प्लीज परेशान मत हो कि गॉड फॉरबिड अल्ट्रासाउंड कोई ऐसी चीज है जो आपकी इंटरनली आपको कोई टेस्ट कराएगा और कोई प्रॉब्लम देगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट। बल्कि आपके ओवरीज, यूट्रस की एक बेसलाइन हमें मिल जाएगी कि अच्छा इस एज पे आपकी ओवरीज जो थी वो नॉर्मल थी, उसमें सिस्ट नहीं थी, वो स्वेल्ड अप नहीं थी, कोई फ्लूइड कलेक्टेड नहीं था, यूट्रस का साइज एंड शेप नॉर्मल था, एवरीथिंग आपकी जो है ना वो उसके अंदर हमें एक बेस लाइन मिल जाएगी, और वो एक बहुत ही नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ठीक है, दूसरी बात आ गई पैप्समेयर की। अब पैप्समेयर अगेन रेकमेंडेड है फ्रॉम 23 इयर्स ऑफ एज अप टू 65 इयर्स ऑफ एज। तो जो 23-24 की जो अनमैरिड बच्चियां होती हैं वो घबराती हैं करने के लिए टेस्ट। अब पैप्समेयर डेफिनेटली इंटरनली किया जाता है, आपके वजाना में एक स्वॉब डाल के एक टेस्ट लिया जाता है, बट वो इतना हायर अप नहीं डालते हैं कि गॉड फॉरबिड आपके हार्मोन रप्चर हो या कुछ हो। इट कैन बी इजिली जस्ट टेकन फ्रॉम द बेस ऑफ योर सर्विक्स, यू डोंट नीड टू गो वेरी हाई अप। तो उसके लिए भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट टेस्ट इज रेकमेंडेड फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो मोस्टली अगर अनमैरिड बच्चियां हैं और अगर उनकी कोई रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जैसे हमारे यहाँ वेस्ट में तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो यू डोंट नीड टू डू दैट अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट। इफ यू आर इन अ रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट देन डेफिनेटली यू कैन गेट इट डन, बट उसमें भी लड़कियां घबराती हैं कि कोई बहुत ही इन्वेसिव सा टेस्ट होगा। वो इन्वेसिव टेस्ट नहीं है, वो एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव सा, बहुत ही मामूली सा टेस्ट है, लेकिन वो जरूरी है करना to prevent any sort of cancer in your life, inflammation, कोई भी सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। सही, ये बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर समरीन के टेस्ट जो करवाने चाहिए, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए और इन टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो इसी मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ डॉक्टर समरीन कि ये जो पीसीओएस है ये क्या हेरिडिटरी है, और इसके और एक और मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि क्या कॉमन कॉजेस हैं इस चीज़ के। आपने इस हवाले से बात तो की, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़्यादा चिकन नहीं खाओ, ज़्यादा उसमें इंजेक्शंस होते हैं, वो आर्टिफिशियल होती है तो वो मत खाओ, और मतलब काफ़ी खाने से भी एसोसिएट करते हैं। तो क्या ये भी दुरुस्त हैं, ये जो तमाम मिथ्स हैं? ओके, देखिए ये 3-4 सवाल इसमें एक साथ आ गए हैं। सबसे पहले तो ये कि हेरिडिटरी आपने पूछा, येस डेफिनेटली इट इज हेरिडिटरी, इट इज जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अगर है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मींस लाइक योर मदर, योर सिस्टर्स,
ओके। सेकेंड डिग्री में आपकी मैटरनल और पैटर्नल यानी माँ ननियाल और ददियाल की साइड से जो आपकी खाला फुफिया वगैरह वो सेकेंड डिग्री रिलेटिव हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री के अंदर 90% से ज्यादा देखा गया है और सेकेंड डिग्री के अंदर 30 to 40% के करीब। तो यानी कि अगर आपकी अम्मी और बहनों में से किसी को अगर पीसीओएस है तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको जरूर होगा, ठीक है, मोस्ट लाइकली। अगर आपके खाला फुप्पों में से किसी को है तो 30 to 40% चांसेस हैं कि आप में आ सकते हैं वो। बट दैट बीइंग सेड, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी माँ और बहन को है और आपको भी हो गया तो यू बिकम रियली डिप्रेस्ड कि ओहो मुझे तो हो जाएगा अब और अब मेरे लिए मसला हो जाएगा। नहीं, पीसीओएस इज अ वेरी वेरी ट्रीटेबल डिजीज। डिजीज तो खैर मैं नहीं उसको कहूंगी, इट्स अ डिसऑर्डर। इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर और ये बहुत ही ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो नो नीड टू वरी या डिप्रेस्ड होने की बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रीट हो जाता है। और दूसरी बात जो है, इसके और कॉजेज भी हैं जो कि अगर जिनको बोलें कि हमारी तो फैमिली में किसी को भी नहीं है बट हमें है, तो उसमें यह है कि कुछ खवातीन के अंदर हार्मोनल, क्योंकि बेसिकली इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर। सो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जो कि अननोन फैक्टर्स की वजह से। इसका अभी तक कोई कॉज नहीं फाइंड आउट हुआ है पीसीओएस का कि एक्चुअली में क्या इसका रियल में कॉज है या क्या इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। इसके सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हमें पता है। रिस्क फैक्टर एक तो ये कि जीन्स में या जेनेटिक्स में रन करता है। सेकेंडली ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हाई एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन आपकी बॉडी में हाई हो जाता है और एस्ट्रोजन को वो हाई कर देता है इन दी एंड जाके और प्रोजेस्टेरोन को लो कर देता है। यानी कि आपके फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, एक हार्मोन हाई और एक हार्मोन लो हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, ताकि आपकी नॉर्मल ओव्यूलेशन हो। लेकिन जब पीसीओएस होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है वो इतना हाई हो जाता है और वो अपने साथ साथ एस्ट्रोजन को भी हाई कर देता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन को हाई नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो कि मेन हमारे ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो मिनिमल लोएस्ट लेवल पे रहता है, वो उसकी सर्ज नहीं होती है, वो ऊपर नहीं जाता है। सो ये इम्बैलेंस कर देता है। और ये इन टर्न ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है। इंसुलिन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आपके सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं इंसुलिन के। अब ये भी क्यों हो रहा है? दिस इज अगेन अ वेरी जिसे कहते हैं अभी तक नहीं हमें पता चला है। बहुत सारे इसके ऊपर पेपर्स एंड स्टडीज एंड रिसर्चेज हुई हैं एंड वी स्टिल आर अनेबल टू फाइंड आउट कि एक्चुअली क्या रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। बट कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो कि ये देखा गया है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नो मैटर व्हाट, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट स्टिल दे आर हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो एक अननोन फैक्टर है, अभी तक नहीं समझ में आ रहा क्यों। बट बेसिकली उसके लिए हमने बहुत सारी आगे लाइफस्टाइल मेजर्स मैं आपको बताऊंगी कि खवातीन जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट एनीवेज वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत सारी पैदा हो रही है और आप उसको अपने सेल के अंदर नहीं लेकर जा पा रहे हो जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और आपकी बॉडी को एनर्जी दे। इंसुलिन का मतलब ये होता है कि वो ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल्स के अंदर लेकर जाता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आप तमाम काम करते हो, ठीक है, उस एनर्जी से रिलेटेड। बट जब वो इंसुलिन आपकी बॉडी के सेल्स में नहीं जा रही है और वो बाहर ही बाहर हो जा रही है तो सेल समझ रहा है कि मुझे इंसुलिन नहीं मिल रही है, वो और प्रोड्यूस करे जा रहा है। उसकी वजह से एक विशेष साइकिल हो रही है, इंसुलिन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और वो जितनी इंसुलिन बढ़ रही है उतना ही मेल हार्मोन को वो बढ़ा रही है, बिकॉज मेल हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो इंसुलिन से रिलेटेड है। द मोर यू हैव इंसुलिन, द मोर यू हैव टेस्टोस्टेरोन एंड द मोर हार्मोनल इम्बैलेंस यू गेट एंड योर पीसीओएस गेट वर्स्ट, ठीक है। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल के अंदर आप फंस जाते हो। सो दिस इज बेसिकली द फिजियोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस, बट इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चला है। इतना पता है कि हाँ ये जीन्स में रन करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है और मेल हार्मोन इसमें प्रीडोमिनेंट हो जाता है। जहां तक आपने कहा कि चिकन या और किसी डाइट की वजह से है, तो सबसे पहले तो हर खवातीन को मैं ये बोलूंगी, डोंट
ब्लेम गेम इन पे ना करें, और अपने आप को प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर हैविंग दिस। बहुत सारी खवातीन आके कहती हैं, ओ हमने ये कर लिया होगा, इसकी वजह से हमें पीसीओएस हो गया। अपने आप के साथ ये जुल्म ना करें कि अपने मतलब डोंट बी गिल्टी ऑल द टाइम कि मैंने कुछ किया होगा तो मेरे साथ ये हो गया, या उनके ऊपर पॉइंट फिंगर्स दूसरे लोग ना करें कि तुमने ये किया होगा तो तुम्हारे साथ पीसीओएस हो गया। नोबडी कैन हेल्प इट आउट। ये किसी के करने या उस बेचारी के खुद के किसी वजह से नहीं हुआ है। शी इज हेल्पलेस। उसकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वो उसकी गलती नहीं है। उसकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो उसकी गलती नहीं है। उसको प्लीज शेम ना करें इन चीजों के ऊपर, और ना ही उस औरत को इस चीज को लेकर अपने आप को गिल्ट में जाके मजीद स्ट्रेसफुल होना है, बिकॉज स्ट्रेस कैन अगेन प्रोड्यूस मोर इंसुलिन एंड इंसुलिन अगेन, सो इट्स अगेन अ वेरी विशियस साइकिल। इसमें स्ट्रेस को हमें बिल्कुल लाना ही नहीं है, और ऐसी खवातीन बहुत डिप्रेस्ड और स्ट्रेस और एंजाइटी में होती हैं, जिसकी वजह से मजीद उनकी पीसीओएस की ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। सो प्लीज डोंट शेम देम, ये उनकी गलती नहीं है। तो फीड जहां तक है कि अगर उन्होंने चिकन खा लिया, या डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड शायद पीसीओएस है, कि आप बहुत ज्यादा दूध पीती हैं या बहुत ज्यादा मिल्क, वो बटर एंड चीज एंड ऑल, इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स आप बहुत लेते हैं तो इसलिए आपको पीसीओएस हो गया। नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। हाँ, चिकन का जहां तक ताल्लुक है, देयर आर सर्टेन स्टडीज जो कि अभी तक ह्यूमन में नहीं हुई हैं, रैट्स के ऊपर और मंकीज के ऊपर बहुत सी स्टडीज अभी तक हुई हैं, जिसके अंदर ये डेफिनेटली एक फाइंडिंग आई है कि जो फीड चिकन को दी जाती है, उस फीड के अंदर ग्रोथ हार्मोन के मतलब इंजेक्शंस तो नहीं, या मतलब आई डोंट नो, कुछ यू कैन से कुछ स्ट्रेन्स पाए गए हैं जो कि उनको उस फीड में दिए जाते हैं। तो वो ब्रॉयलर चिकन जो हैं वो विद इन वीक्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो वो ग्रोथ हार्मोन उस फीड में मिलाया जाता है। तो वो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में जब हम वो चिकन खाते हैं तो वो डेफिनेटली उससे ये होता है कि आपकी स्टेरॉइड प्रोडक्शन बढ़ती है, और वो स्टेरॉइड प्रोडक्शन आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और फिर वही टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ जाता है। तो ब्रॉयलर मुर्गी का जो फीड है ना, उससे डेफिनेटली रिलेटेड है। लेकिन डेयरी की जहां तक बात आती है, डेयरी में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मिल्क या चीज या बटर को मैं कट डाउन करूं। डेफिनेटली इसमें कार्ब्स एंड फैट ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अगेन इंसुलिन बढ़ता है। यू नीड टू कट देम ऑफ अ लिटिल बिट, बट डोंट थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट, या उसको बिल्कुल ही कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करना है, लिमिट करना है उसकी इनटेक को। सही, ये बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर समरीन। तो आपने कहा कि पीसीओएस जो है वो ट्रीटेबल है और उसका ट्रीटमेंट के तहत जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो थोड़ा-सा आप हमारे लिसनर्स को ट्रीटमेंट के हवाले से बताएँ कि क्या इनिशियल स्टेप्स उनको लेने चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं उनको चेंज करनी चाहिए? आप क्या इस हवाले से कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो एज आई सेड कि जैसे ही आपको इरेगुलर पीरियड्स या हिरसूटिज्म या एक्ने या कोई भी इस किस्म की आपको लगता है और यू सस्पेक्ट के कुड बी मुझे पीसीओएस है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप जरूर कराएं। इट्स अ वेरी हार्मलेस चेकअप। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम क्लिनिकली आपको देखकर, आपकी हिस्ट्री लेकर और आपको एग्जामिन करके ही लेबल कर सकते हैं कि आपको पीसीओएस है। कभी कभी तो अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टू बी ऑन द सेफ साइड एंड टू मेंटेन योर फाइल, हमको डेफिनेटली हार्मोनल प्रोफाइल तो डेफिनेटली कराना पड़ता है, ताकि हम देखें कि इज इट रियली के पीसीओएस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, या कुछ भी थायराइड की वजह से हो रहा हो, या कुछ विटामिन, आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी पीरियड इरेगुलरिटी, एक्नी और ये सारी चीजें, विटामिन डी बहुत मिमिक कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मिमिक कर रहा है ये सारे सिम्टम्स। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी एक्नी हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, और इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर ब्लड वर्कअप, पूरा हार्मोनल प्रोफाइल along with other tests हमको कराने पड़ते हैं, और एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड जस्ट टू सी कि अगर पीसीओएस है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो भी एक बेसलाइन आपकी फाइल में होना चाहिए अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी नॉन इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड। तो वो हमको कराना जरूरी है। उसके बाद जब हमने लेबल कर दिया कि अब आपको पीसीओएस है, तो अब ये नहीं है कि खाली मैं आपको दवाइयां दूंगी और मिराक्युलसली आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इट्स नॉट दैट। पीसीओएस जो है ना, एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीसीओएस इज नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज, के डिजीज, मैं बार बार बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी, इट्स अ डिसऑर्डर। इट्स नॉट अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर, इट इज अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। तो जब तक आप इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, जब तक आप मीनोपॉज पे नहीं जाते हो,
तब तक आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप योर सिम्टम्स अंडर कंट्रोल अलोंग विद द मेडिकेशंस जो आपको डॉक्टर दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अपना पार्ट प्ले करना है। डॉक्टर ने अपना पार्ट प्ले करके आपको दवाइयां लिख दी और आपको बोला कि आप ये दवाइयां खाएं, लेकिन अगर आप खाली वो दवाइयां खाएंगी और सोचेंगी कि ये दवाइयां मुझे मिराक्युलसली ठीक कर देंगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, डॉक्टर मैंने तो सारी दवाइयां खाई, एक भी नहीं मिस करी है, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा, बिकॉज आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करी है। आपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बोली गई आपने वो नहीं की। सो अब वो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं जो कि हर पीसीओएस के पेशेंट को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। वो लाइफस्टाइल चेंजेस ये है कि आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, और वो कौन सी डाइट है वो मैं आपको बताती हूँ। और आपको अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ के अंदर रखनी है। डेली नहीं तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। थर्डली, अपनी स्लीप को एडिक्वेट रखना है। इनएडिक्वेट स्लीप या कम स्लीप में कमी या डिस्टर्ब स्लीप जो है अगेन आपके स्ट्रेस लेवल्स को और आपके हार्मोनल प्रोडक्शन को बहुत हैम्पर करता है, और उसकी वजह से अगेन आपका पीसीओएस ठीक नहीं होता है। तो ये 3 चीजें आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है इन 3 चीजों के साथ। डाइट नंबर 1। नाउ डाइट में आपको रेकमेंडेड है मेडिटेरेनियन टाइप की डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप की डाइट, या आपको वो लो कार्ब या लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट। अब ये तीनों डाइट जो है ना, ये जो मैं आपको अभी चीजें बताऊंगी वो तीनों डाइट जो है उन चीजों से मतलब आप कर सकते हो। यानी कि अगर आप होल व्हीट, होल ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, बीन्स, ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करोगे तो ये सारी जो डाइट है ना, ये सब इनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसके अलावा आपने क्या नाम है इसका, हाई फाइबर फूड लेने हैं। चिया सीड्स है उसके अंदर, फ्लेक्स सीड्स हैं उसके अंदर, वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर, फ्रूट्स हैं उसके अंदर। ये अगेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर लो कार्ब, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, मगर बहुत ही लो लेवल के होते हैं, और बहुत सिंपलर कार्ब्स हैं जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और स्टोर नहीं होते, और इंसुलिन उससे प्रोड्यूस नहीं होती है। दूसरा, आपको मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट टाइप के फ्रूट्स लेने हैं, जो कि बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, ये तमाम चीजें। लीफी वेजिटेबल्स लेनी है ज्यादा, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, क्रूसीफेरस जो फैमिली है उसकी वेजिटेबल्स आपने ज्यादा रखनी है। अगेन ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा रेज नहीं करेंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको तमाम वो चीजें लेनी है, जैसे हेल्दी फैट्स जिसमें एवोकाडोज हो जाते हैं, कोकोनट ऑयल हो जाता है, ऑलिव ऑयल हो जाता है, पिस्ताशू, आमंड्स, दे आर ऑल गुड हेल्दी फैट्स। ये भी आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने लाइफ में। बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना फैट्स को, गुड हेल्दी फैट्स रखने हैं। डेयरी, अगेन एज आई सेड कि डोंट कट ऑफ डेयरी। 1 कप ऑफ मिल्क आप आराम से ले सकते हो। अगर आपको मिल्क से फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज 1 कप ऑफ योगर्ट डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और आपके जो ब्लोटिंग और ये सारा कुछ पीसीओएस के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेल्विक पेन एंड ऑल, इट्स गोइंग टू कर्ब दैट डाउन, इट्स गोइंग टू ईज दैट आउट। तो इनकॉर्पोरेट प्रोबायोटिक लाइक योगर्ट इन योर डाइट प्लीज। सो ये तमाम चीजें जो है ना, जो मैंने आपको बताई, ये आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। प्लस अवॉइड क्या करना है अब आपको फूड आइटम्स में, कि आपको जो चीजें नहीं खानी है, आपको तमाम बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं जिसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स होता है, और वो एकदम से आपकी स्पाइक करेगा इंसुलिन को, और वो एकदम से आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा और पीसीओएस अगेन बिगड़ जाएगा। So all sort of bakery items are a no-no. Any refined, this thing, carbohydrates like pasta हो गया, white flour हो गया, मैदा, उससे बनी भी कोई भी चीजें हैं वो नहीं, white rice नहीं, white sugar नहीं, रेड मीट अगर लेना है तो वो बहुत लीन वाला लें, फैट वाला ना लें, मोस्टली वाइट मीट प्रेफर करें। फिश इज वेरी गुड। उसके अलावा सोडा एंड एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ शुगर मोस्टली अवॉइड करें। अगर लेना है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर भी प्लांट बेस्ड स्वीटनर लें प्लीज,
नो कैंड्रिल, नो अदर थिंग, क्योंकि वो अगेन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स देता है इन योर बॉडी। सो प्लांट बेस्ड स्वीटनर आप यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं आप उसके अगेंस्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड इनकॉर्पोरेट एंड अवॉइड। सो सेकेंड थिंग जो थी वो एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज में यू कैन डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। आप वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग 3 to 4 टाइम्स अ वीक कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग, आप जिस चीज में भी कंफर्टेबल हो, बट प्लीज उसको हैबिचुअल करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दिन करा, 2 दिन करा एंड देन यू लीव इट, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक और एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज जो रिकमेंडेड है वो 2 है। एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और दूसरी है योगा। We'll start from yoga. Yoga is very very good for PCOS। क्यों? क्योंकि वो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करती है और आपके माइंड को रिलैक्स करती है। उससे ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल जब डाउन होगा तो डेफिनेटली आपके जो स्टेरॉइड प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बहुत लो हो जाती है एंड देन योर PCOS गेट्स कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल में आ जाता है। और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके अंदर आपकी कोई भी आप रेजिस्टेंस बैंड की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। लो लेवल के डंबल्स लेना, कोई ये नहीं मैं बोल रही कि बड़े बड़े वेट्स उठा के आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कोई भी 2 kg तक का भी इट्स ओके। बट एज फार एज आप कोई भी इवन वाटर बॉटल आप 2 लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली वाटर बॉटल के साथ भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। बहुत हैवी वेट्स की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू बिल्ड अप योर मसल मास। आपका मसल मास बनता है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उससे आपका वेट रिडक्शन बहुत इंप्रूव होता है। और ये प्रूवन है कि जैसे ही आपका वेट रिड्यूस इवन 5% भी अगर होगा, आपका ओव्यूलेशन बेटर होता है, आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपना वेट ड्रॉप करना है, अपने ओबेसिटी या आपका जो BMI है उसको नॉर्मल रेंज में लेकर आना है, जो कि 18.5 से 24.9 तक हमारा साउथ एशियन के लिए BMI है। आपका अगर उस रेंज में फॉल नहीं करेगा, आपको फर्टिलिटी के इश्यूज होंगे। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो और मेडिटेशन या योगा या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एनी एक्सरसाइज एंड योर डाइट को आप अपने कंट्रोल करते हो, जो तमाम फूड मैंने आपको बताया उसको अवॉइड करते हो, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल में लाके BMI नॉर्मल करते हो, आपके फर्टिलिटी इश्यूज, आपके PCOS के हार्मोनल इश्यूज, आपकी पीरियड की रेगुलरिटी और ओव्यूलेशन होना आपकी इतने अच्छे से स्टार्ट हो जाती है अलॉन्ग विद द मेडिकेशन जो आपको मिलती है, दैट इट वर्क्स वंडर्स। आप बहुत इजीली जो खवातीन प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं और कंसीव होना चाह रही हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ये तमाम चीजें करेंगी तो उनको कोई भी IVF या कोई भी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो इन तमाम लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगी। उनका ओव्यूलेशन का मसला बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। और ये तमाम एक्सरसाइज और अपनी स्लीप साइकिल, हाँ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके तमाम हार्मोन्स, रात को आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक चल रही होती है, उस टाइम पर आपके हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है कुछ आवर्स में। अगर उस आवर में आप स्लीप साइकिल में नहीं होते तो आपकी हार्मोन प्रोडक्शन अगेन डिस्टर्ब हो जाती है और अगेन फिर वही आपका जो साइकिल है वो विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है कि वो स्लीप डिस्टर्ब्ड है, हार्मोन नहीं सही से बन रहा है और PCOS बिगड़ता जा रहा है। सो गुड नाइट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उस टाइम पे आपके हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर ना हो। सो दीज थिंग अगर आप अपने लाइफस्टाइल में रखोगे अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट जो डॉक्टर दे रहा है, तो आप देखेंगे कि योर PCOS विल बी वेरी वेल मैनेज्ड एंड वेरी वेल कंट्रोल्ड। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि हम लोग को वेट रिड्यूस करना है, तो काफ़ी लोग जो PCOS के साथ होते हैं, आई थिंक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स या कुछ वीक्स के बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है। तो मैं इस हवाले से पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज है, तो कितना पर्सिस्टेंट होना पड़ता है कि यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग विजिबल चेंजेस? क्योंकि एक तो ये हार्मोन है, राइट? तो आपके बिल्कुल फेस पे एकदम से नहीं दिखता, जो भी थोड़ी बहुत माइनर इंप्रूवमेंट हो रही होगी, इट्स नॉट विजिबल। तो मुझे तो एक ये पूछना है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक कि आपके सिम्टम्स जरा मैनेज रहते हैं? और दूसरी चीज कहनी है कि कभी कभार डॉक्टर जो है हम लोग को मेडिकेशंस पे डाल देता है, जैसे मेटफॉर्मिन होती है, ग्लूकोफेज होता है, अगर हम लोग वो लें तो क्या वो सेफ है? और क्या उसको बहुत ज्यादा लेने से आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो या कोई और लाइफ मतलब कोई और इफेक्ट्स हो सकता है? ओके नहीं, देखिए ट्रीटमेंट तो जरूरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली करना ही करना है। जैसे मैंने कहा इट्स अ 2 वे सॉर्ट ऑफ एक
क्या कहते हैं उसको, दोनों तरफा है ये। अगर खाली मैं आपको ट्रीटमेंट दूं और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। या अगर आप खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते रहोगे कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और मैं डाइट भी कंट्रोल कर रही हूँ, पर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, अगेन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, मतलब इन अ प्रॉपर वे। सो इट इज टू वे, दोनों तरफा है कि अगर डॉक्टर भी आपको दवाइयां दे और आप भी अपनी तरफ से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, और वो खवातीन जो कि परसिस्टेंटली कर रही हैं, वो नहीं कि आपने 1-2 महीना किया और आपने छोड़ दिया, यार मैं तो बहुत कोशिश करी 2 महीना कुछ नहीं हुआ। देखिए अगर एक ओबेसिटी का मतलब होता है आपका बीएमआई जो है ना वो मोर देन 30 के करीब है, और 25.9 से लेकर और 30 के दरमियान में आप ओवरवेट में होते हो, और 30 से अबव में आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो। तो इवन अगर आपका लेट 20s में यानी 28-29 भी आपका बीएमआई है, या 30 एंड बियॉन्ड आपका बीएमआई है, सो एक चीज जो आपने इतने टाइम से कलेक्ट की है अपनी बॉडी में, फैट स्टोरेज और ये इंसुलिन इंसेंसिटिविटी वगैरह, तो ये डू यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू टेक जस्ट अ मंथ और 2 के वो ठीक हो जाए? इट टेक्स अ लिटिल टाइम। परसिस्टेंस और परसिवियरेंस दोनों की बहुत सख्त जरूरत है कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने अगर कंसीव करना आपका गोल है टू गेट प्रेग्नेंट और टू हैव चाइल्ड, तो आप उसके लिए अगर इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग a good part of your life, so it's not for a waste. Secondly, आप अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हो। अगर आप ये नहीं कि मुझे अच्छा दिखना है या मुझे कम वेट करना है because I want to look good and everything, that's fine, that's good, but basically it's for your fitness। कि इससे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पीसीओएस एक शॉर्ट टर्म सिम्टम्स तो आपको देगा, लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको कितनी स्टडीज ने ये बताया है कि अराउंड 8 times more आप at risk होते हो to develop diabetes, cardiovascular symptoms, this thing endometrial carcinoma, जो कि एक बहुत ही dangerous चीज है for a woman, कि वो अगर PCOS में है और उसकी lining जो है वो मोटी होती जा रही है बिकॉज उसको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, हर महीने उसकी लाइनिंग शेड नहीं हो रही है यूट्रस की, इट्स गेटिंग थिकर एंड थिकर एंड थिकर, which again is a predisposing factor for having endometrial carcinoma later in life after 10 years, 8, 12 years, 15 years. So why do you want to risk your body के मैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को एक प्रॉब्लम दूं? मैं अभी क्यों ना अपने आप को ठीक करूं ताकि मुझे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ये तमाम क्रॉनिक डिजीजेस मुझे आगे जाके हो ही ना। So it is not just to look good and get rid of something right now, it is for your future, for your long term. तो आपको थोड़ा persistent होना पड़ेगा, it takes a little bit time but eventually it works। 6-8 महीने के बाद आप खुद डिफरेंस देखोगे। देखो टाइम लगता है हर चीज को शेड ऑफ होने में, ऑब्वियसली अगर आपका वेट ज्यादा है 1-2 महीने में थोड़ा सा डिफरेंस इतना नहीं पता चलेगा, बट 3-4 मंथ के बाद 12 वीक्स तो मिनिमम आप अपने आप को दें, यानी कि 3 महीने वो तो मिनिमम आपको देना ही है टू किक स्टार्ट। उसके बाद आपको उसका डिफरेंस फील होना शुरू होता है, एंड विद इन अ ईयर और 2 आप देखेंगे कि आपको कितना फर्क पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर 5% भी आपका वेट कम होता है, आपकी ओव्यूलेशन बेहतर हो जाती है, आपकी सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, योर डिसऑर्डर बिकम्स अंडर कंट्रोल। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने बोली कि क्या बोला था आपने? हाँ, मेटफॉर्मिन के लिए। हाँ, मेटफॉर्मिन जरूरी है। देखिए मेटफॉर्मिन आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो बेसिक जो कॉज है, यू कांट से कॉज बट यू कैन से कि इसका जो बेसिक ट्रिगर है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में कंट्रोल्ड होगी तो डेफिनेटली आपका जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है वो हाई प्रोडक्शन होगी नहीं उसकी, और ये तमाम जो एक उसके वजह से तमाम सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, एक्ने एंड हिर्सुटिज्म एंड इरेगुलर साइकिल एंड एवरीथिंग, वो होगा ही नहीं। सो उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव मेटफॉर्मिन। ठीक है, और मेटफॉर्मिन इतनी सेफ है कि मैं अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी देती हूँ। तो जो दवाई एक प्रेगनेंसी में सेफ है तो वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए तो डेफिनेटली सेफ है। Isn't it a big reassuring factor that a pregnant woman can take it, so a normal female can take it too, right? Secondly, उसके लिए जो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कब तक खाएं, और हम ज्यादा खाएंगे तो हमें डिपेंडेंसी हो जाएगी या हमें इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अब जो डायबिटिक खवातीन हैं या जो डायबिटिक मर्द हैं या जो डायबिटिक पॉपुलेशन है, वो तो ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन टाइप की बहुत सारी दवाइयाँ विद वेरी वेरी हाई डोज लॉन्ग लाइफ लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज।
हाइपरटेंशन इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज जिसमें दवाइयां आपको पूरी जिंदगी लेनी है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन पूरी जिंदगी ही उनको लेना पड़ता है, वेदर दे हैव पीसीओएस और नॉट, दे आर डायबिटिक, दे हैव टू टेक इट। तो उससे कोई लॉन्ग टर्म में भी कोई एज सच सिवियर साइड इफेक्ट्स नहीं, अब तक बहुत सी स्टडीज हुई हैं उसमें नहीं देखने में आए हैं। जो देखने में आए हैं वो ये आया है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं या जिनको लिवर डिजीजेज है उनके अंदर मेटफॉर्मिन को यूजुअली अवॉइड किया जाता है, फिर उसके ऑल्टरनेट में दूसरी मेडिसिन दी जाती है डायबिटिक पेशेंट्स एंड अदर जिनको जरूरत होती है। बट अगर पीसीओएस है डेफिनेटली, और आप किडनी पेशेंट हो और आपको लिवर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली देन यू विल नॉट बी गिवन, वो तो डॉक्टर देखकर ही फिर आपको दवाई देगी, जो भी डॉक्टर दे रही होगी उसको इतना पता होगा कि अगर आप किडनी या लिवर के पेशेंट हैं तो वो आपको मेटफॉर्मिन नहीं देगी, बिकॉज वो किडनी और लिवर के फंक्शन को थोड़ा डिटोरिएट करता है। तो ऑलरेडी अगर आपके अंदर प्री एग्जिस्टिंग किडनी या लिवर डिजीज होगी तो दे विल नॉट गिव यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई लॉन्ग टर्म इसमें डिपेंडेंस नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एज सच नहीं है, लेकिन हाँ छोटे मोटे साइड इफेक्ट डेफिनेटली हर दवाई करती है, और वो ये भी करता है लाइक ब्लोटिंग होगी, आपको डायरिया होगा, नोजिया होगा, थोड़ा बहुत हेडेक होगा। वो भी ये है कि हर पेशेंट को नहीं, इट वेरीज फ्रॉम एवरी पेशेंट, सो विच इज टॉलरेबल। सो इट्स नथिंग कि आप बहुत डरे और बहुत खौफ खाएं। इवन बर्थ कंट्रोल पिल जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमको देना पड़ते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ पीसीओएस, वो जरूरी होते हैं देना, लेकिन वो भी हम ये नहीं है कि वो हम कॉन्स्टेंटली दिए जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि अगर कोई अनमैरिड खातून है, लड़की है, उसको हम पीसीओएस के लिए ओसीपीज या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे रहे हैं तो हम उसको 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली उसका हार्मोन प्रोफाइल दोबारा कराते हैं और चेक करते हैं कि उससे बेहतरी अगर आती है, वी स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल, वी सी के नेचुरली कैसा जा रहा है, इफ इट गोज वेल नेचुरली और वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने आप को मेंटेन कर रही है, उसको इनिशियल किक स्टार्ट चाहिए था, अब उसको जरूरत नहीं है, वी डोंट गिव हर फर्दर। बट अगर उसके सिम्टम्स सही नहीं हो रहे हैं और उसकी हार्मोनल प्रोफाइल अभी भी डिसरप्टेड है, वी टेंड टू कंटिन्यू इट फॉर अ बिट लॉन्गर एंड देन तो वो ब्रेक दे देकर हम देते हैं विद एवरी 6 मंथ्स पे चेकअप करके, हार्मोनल प्रोफाइल करके। ये नहीं कि एक दफा दे दी तो वो जिंदगी। डॉक्टर समरीन, मुझे आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली हमारा टाइम थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट्स है इसलिए। हमने जो है काफी चीजें कवर कर ली इस एपिसोड में। हमने डायग्नोसिस के हवाले से बात की, ट्रीटमेंट के हवाले से बात की, आपने बहुत तफसील से जो है वो बताया, एक्सरसाइज बताई और क्या हम डाइट रख सकते हैं पीसीओएस में। तो आई एम श्योर हमारे लिसनर्स जो हैं वो हमारे पॉडकास्ट से बहुत बेनिफिट करेंगे, उनको बहुत जानकारी हासिल हुई पीसीओएस से। थैंक्स टू यू डॉक्टर समरीन। एक चीज बस एक लास्ट चीज बताना बस चाह रही हूँ कि पीसीओएस में जिस तरह मैंने लाइफस्टाइल और ये सारी चीजें बताई, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी है पीसीओएस की खवातीन को लेना, वो मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ और वो मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगी। उसके अंदर एक है इनोसिटोल, वो जरूरी लेना होता है, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। ये 4 सप्लीमेंट अलोंग विद ऑल योर मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योर ट्रीटमेंट, but continue using these 4 supplements in your diet and आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया एंड बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में बताया है। अगर कोई चीज रह गई हो, यू कैन फर्दर आस्क मी लेटर ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि फ्यूचर में अगर किसी भी टॉपिक पे आपको रिक्वेस्ट आए, आई वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दैट एंड स्पीक अबाउट इट।